इसमें एक थ्योरम है, वो थ्योरम बस पहले जान लो। थ्योरम कहता है, सुनो क्या, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड p स्क्वायर या फिर लिखो p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a फॉर एवरी a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब समझो एक बार कि अगर a स्क्वायर एक नंबर है, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। इसको मान लो डिवाइड कर रहा है कौन? 5 एक क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब p है, और 25 क्या है? a स्क्वायर है। तो बोल रहा है अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तब ये श्योर है, ये पक्का है कि p डिवाइड करेगा, मतलब ये जो p है वो डिवाइड करेगा किसका? a को भी। a इसका क्या हो जाएगा? इसका a क्या हो जाएगा? 5। बहुत बढ़िया, तो इसका a हो जाएगा 5। मतलब अगर 5 डिवाइड करा 25 को, तो 5 पक्का डिवाइड करेगा 5 को भी। और ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं, क्या ले ले, 100 ले सकते हो। 100 को कौन डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, या फिर 2 ले लो, जो तुम्हारा मन है। 3 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा ना, डिवाइड करना चाहिए, इफ़ तो ये होना ही चाहिए, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर वो डिवाइड करे तो ही वो उसका, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करे तो ही a को डिवाइड करेगा। अब मान लो तुम 3 ले लिए, तो ये a स्क्वायर को ही डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो a को क्या करेगा? समझ में आ रहा है? बट अगर 2 लिए तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है। तो अगर ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका a कौन होगा? 10 को भी डिवाइड करेगा। ईजी सिंपल चीज़ है, खाली लिखा है बड़ा अजीब तरीके से, p डिवाइड्स a स्क्वायर। p अगर कोई भी चीज़ का स्क्वायर है, उसको अगर कोई नंबर डिवाइड कर पा रहा है तो उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो भी वही सेम नंबर उसको डिवाइड कर पाएगा। सिंपल सवाल, ठीक है, ओके। लिख लो इसको, एग्जांपल में ये लिख लेना, इफ़ दिस, पहला एग्जांपल, इफ़ दिस देन दिस। इसको कौन सा मेथड से करते हैं प्रूफ? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। जो लोग नहीं आए 9 में थे वो लोग एक बार सुनो। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोल के एक मेथड होता है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बोला है कि प्रूव कीजिए ये एक ब्लैक मार्कर है, ठीक है, और मान के चलो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि दुनिया में 2 ही कलर होता है, एक ब्लैक एक रेड, ठीक है। अब ये तो ब्लैक है, ये रेड है, बट प्रूव करने बोल रहा है, जो साफ दिख रहा है कि ये ब्लैक है, बट फिर भी प्रूव करने बोला है क्या? कि प्रूव कीजिए ब्लैक है। तो कैसे करते हैं हम लोग? जो प्रूव करने बोला है उसका उल्टा मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि ये ब्लैक नहीं है, मान लेते हैं कि ये रेड है, ठीक है। तो अब इसको क्या मान लिया हम लोग? रेड। तो अगर ये रेड है तो रेड का क्या क्या प्रॉपर्टी, उसके बारे में बोलने लगे कि अगर ये रेड है तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो रेड कलर का लिखाएगा। चलिए हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेड कलर का नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो एजम्पशन था कि ये रेड है वो गलत है। इसका मतलब क्या होगा? ये रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा, हेंस प्रूव्ड। इस मेथड को बोलता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, समझ में आ गया? वही करेंगे। जैसे यहाँ पे बोलेगा प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, ये प्रूव करने बोल रहा है, हम लोग बोल देंगे मान लेते हैं रूट 5 इर्रेशनल नहीं है, क्या है? रैशनल है। तो रैशनल है तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ कर लेंगे, फिर देखेंगे अरे ये तो गलत हो गया, इसका मतलब हम लोग जो शुरुआत में माने थे वही गलत था, इसका मतलब रूट 5 क्या है? इर्रेशनल। इस तरीके को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। तो पहला लाइन इसका क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लेट रूट 5 इज रैशनल, ये मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे इसको। अगर ये रैशनल है, कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में रहता है? p/q के फॉर्म में रहता है, वेयर q इज व्हाट? q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर व्हाट? p और q आपस में क्या होता है? हाँ, इंटीजर्स। तो ठीक है, और एक चीज़ बताए थे, को प्राइम। तुम लोग को याद है कि भूल गए? को प्राइम भूल गए फिर से। को प्राइम क्या होता था? को प्राइम बताओ, याद नहीं है? नहीं, भूल गए? ओके सुनो, 2 नंबर, ऐसा 2 नंबर जिसका आपस में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लोग पूछे तो ऐसे ही बोलना है। कोप्राइम क्या होता है? एनी 2 नंबर्स हैविंग HCF 1 इज नोन एज कोप्राइम नंबर्स। बट सीधा भाषा में अगर बोला जाए तो ऐसा 2 नंबर जो आपस में ना कटता हो, जैसे कि 5 और 7 2 नंबर है मान लो,
तो आपस में नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो उस हिसाब से ठीक बोल रही थी कि 2 प्राइम नंबर होना चाहिए अगल बगल वाला, जैसे 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद का प्राइम नंबर कौन है 7, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। देखो ये भी होगा, अगर हम ले लेते हैं मान लो एक ले लेते हैं हम 6 और एक ले लेते हैं 7, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है और 7 प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। तो 6 और 7 भी आपस में नहीं कट रहा है, तो ये लोग भी क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। को प्राइम होने का मतलब ये नहीं कि दोनों का दोनों नंबर प्राइम नंबर होना ही चाहिए, को प्राइम होने का मतलब है कि आपस में कटना नहीं चाहिए बस। और ये देखा गया है कि को प्राइम होने के लिए कोई एक नंबर भी अगर प्राइम नंबर है तो चलेगा। 4 और 9, हाँ 4 और 9 बहुत बढ़िया, 4 और 9 ये दोनों देखो, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है क्या, ना ये प्राइम नंबर ना ये प्राइम नंबर, फिर तो ये दोनों आपस में कट भी रहा है, नहीं कट रहा है। ये लोग का HCF निकालोगे ना, पक्का कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ये लोग आपस में क्या हो जाएगा, को प्राइम। तो को प्राइम मतलब जरूरी नहीं कि वो लोग दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो ही, बट देखा गया है कि मैक्सिमम एक कम से कम प्राइम नंबर रहता है, मैक्सिमम देखा गया, मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि दोनों में से कोई एक पक्का प्राइम नंबर होता है 90% ऑफ द केसेस में। कुछ कुछ केसेस ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों का दोनों नॉट अ प्राइम नंबर बट येट अ को प्राइम नंबर। बात समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग साइड में ये चीज़ लिख लेना कहीं, को प्राइम का डेफिनेशन फिर से। को प्राइम क्या होता है, 2 नंबर्स हैविंग नो फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, अदर देन 1। कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं 1 के अलावा, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए हम बोले थे HCF 1 आएगा। इसका एग्जांपल लिख लेना 5 and 7 पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिख लेना 6 and 7 और तीसरा एग्जांपल जरूर से जरूर ये वाला भी लिख लेना जो वो बताई 4 and 9। अच्छा एग्जांपल है। अगर P और Q को प्राइम है, मतलब P और Q का आपस में कोई फैक्टर होगा क्या, नहीं, मतलब P और Q को दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर कैसे भी करके आगे जाके पता चले कि इसको एक जन डिवाइड कर रहा है और वही नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो P और Q तो को प्राइम नहीं रहेगा, फिर तो हम लोग का पूरा एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो हम लोग √5 इज रैशनल जो माने थे वो भी गलत हो जाएगा। तो फिर प्रूफ क्या हो जाएगा कि √5 रैशनल नहीं है, क्या है, इरैशनल। समझ में आ रहा है पूरा बात? ओके। अभी क्या करो, √5 इक्वल टू जो P/Q है, नेक्स्ट स्टेप में √5 के पास Q को भेज दो और उधर लिख दो P। ये समझ में आया? फिर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सुनना पूरा, अभी लिखने का जरूरत एकदम नहीं है, जब लिखोगे तब सिर्फ खुद से लिखने की कोशिश करना, बीच बीच में बोर्ड देखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, √5Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5Q स्क्वायर Q स्क्वायर P स्क्वायर P स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से Q स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा हमको थोड़ा बता दो, P स्क्वायर बाई 5। देखो P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके रिजल्ट कितना आ रहा है, Q स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो Q स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग आता। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है x/2 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। x जो भी होगा वो 2 से क्या होगा, एक्जैक्टली डिविजिबल होगा। कैसे देख लो, x इक्वल टू कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, तभी ना होगा 6/2 इक्वल्स टू 3। मतलब 6 क्या है, एक्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। मतलब कोई बाय में 2 नंबर लिखा रहे और इक्वल टू उस पर खाली एक ही नंबर लिखा रहे, इसका मतलब इधर वाला जो बाय लिखा हुआ है ऊपर वाला डिविजिबल है एक्जैक्टली नीचे वाले से। हालांकि अगर यहाँ पे अगर ये लिखा रहता है x/2 + 1 इक्वल्स टू 3, या फिर ऐसा लिखा रहता है इस फॉर्मेट में, इसका मतलब ये एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो P स्क्वायर इज एक्जैक्टली व्हाट, डिविजिबल बाई 5। तो यार यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि एज, पहले इतना समझ में आ गया ना कि P स्क्वायर एक्जैक्टली डिविजिबल है 5 से। कैसे समझ में आया, क्यों? क्योंकि ये बाई में लिखा हुआ भी है और इक्वल टू यहाँ पे एक नंबर है, प्लस में और कुछ नहीं है, एक नंबर है। तो लिखेंगे एज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, therefore P is also divisible by 5। ये क्या बोल दिए हम, कैसे बोल दिए, ये क्यों बोले हम, बताओ। अगर P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर पा रहा है तो ये श्योर है कि P को भी 5 डिवाइड करेगा। ये कहाँ से पता चला, थ्योरम से। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम। ये बात समझ में आया क्या? तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इस बात को, इसका वजह ऐसे लिखना कि इसका मतलब P/5 भी कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा जिसको हम लोग कुछ मान लेते हैं C, ठीक। इक्वेशन नंबर 1। पहले इतना हजम करो थोड़ा देर, 2 मिनट देख लो एक बार फिर से। √5 को रैशनल मारे, √5 इक्वल्स टू P/Q हो गया। P और Q को प्राइम हो गया। को प्राइम का मतलब आपस में कटेगा नहीं, मतलब आपस में कोई ऐसा फैक्टर रहेगा ही नहीं,
अपार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। फिर क्यू को इधर भेजे, √5 क्यू इक्वल्स टू पी हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये आया, फिर जैसे इसको स्क्वायरिंग कर दिए तो ये आया, फिर क्यू स्क्वायर को अकेला छोड़ दिए, पी 5 को उधर भेज दिए तो ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से पता चला कि जो पी स्क्वायर है उसको 5 डिवाइड कर रहा है, अगर पी स्क्वायर को कर रहा है तो पी को भी करेगा 5 डिवाइड, और पी को 5 डिवाइड करेगा तो भी एक कुछ आंसर आएगा, दूसरा कुछ वो क्या आएगा पता नहीं, तो क्या मान लिए, सी मान लिए। इसको यहाँ तक लिख लो। एक चीज़ देखो यहाँ से एक चीज़ हमको निकल के आ जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5c, इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल देते हैं हम। उसके बाद एज वी हैव हम लोग के पास एक चीज़ ये वाला था, फिर से हम लोग लिख सकते हैं वापस, लिख के फिर स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसी को लिखते हैं, वी हैव दिस 5q² इक्वल्स टू p²। ये हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। और 5q² को 5q² लिख लेते हैं और p² की जगह इसको पुट करते हैं 5c का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5q² इक्वल्स टू 25c², ठीक है। तो यहाँ से q² कितने के बराबर आएगा 5c², क्योंकि 5 से 25 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो 5c² आ गया। अब यहाँ पे देखना q² को q² रहने दो, 5 को इसके नीचे लेके आओ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c², ठीक। इससे क्या पता चल रहा है कि q² को भी 5 डिवाइड कर रहा है, और अगर q² को कर रहा है 5 डिवाइड तो q को भी 5 डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, बाकी ऊपर वाला सारा मिटा रहे हैं। एज q² इज डिविजिबल बाई 5 देन by theorem we can say q is also divisible by 5। ये बात समझ में आया। अगर q भी 5 से डिविजिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं q बाई 5 इक्वल्स टू समथिंग एल्स, क्या मान लेते हैं उसको d, कुछ आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा q इक्वल्स टू कितना 5d, इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लेते हैं 3। अब p इक्वेशन 2 को देखो, 2 है p इक्वल्स टू 5c और q इक्वल्स टू क्या है 5d। तो यहाँ से पता चल रहा है p का एक फैक्टर है कौन 5, और q का भी यहाँ से पता चल रहा है एक फैक्टर है कौन 5। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we can say p and q have a common factor that is 5, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर 5 है therefore p and q are not what को प्राइम, बोलो को प्राइम नहीं है, इसका मतलब को प्राइम नहीं है, therefore p and q can't be को प्राइम, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो इसको लिख लो पहले और फिर ये लिख लो, p and q can't be को प्राइम। this contradicted our assumption that √5 is rational, ठीक है। hence our assumption is wrong, and √5 is irrational, या फिर therefore and मत लिखो, therefore √5 is irrational, hence proved। बस √2 लेके कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर √2 को इरेशनल प्रूव करने बोलता तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले √2 को रैशनल मान लेते। अगर रैशनल होता तो √2 p/q के फॉर्म में होता, जहाँ पे p और q ये लिखना ज़रूरी है कि p और q क्या है को प्राइम है। साथ में वो भी लिख देना थोड़ा सा, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो पता ही है तुम लोगों को, ये वाला याद रखने वाला चीज़ है, p और q आर को प्राइम, ठीक है। इसके बाद क्या करना, q को उधर भेजना तो √2 q इक्वल्स टू p हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायरिंग करना बोथ साइड, तो हो जाएगा 2q² इक्वल्स टू p²। फिर क्या करना, 2 को नीचे लेके चला जाना, मतलब q² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p²/2। जैसे तुमको दिख जाएगा कि समथिंग का स्क्वायर बाइट हो रहा है, इसका मतलब p² को डिवाइड कर रहा है कौन 2, मतलब p को भी डिवाइड करेगा कौन 2, और यहाँ पे भी कुछ एक चीज़ आएगा जिसको क्या मान लेना c, फिर 2 को उधर भेज देना तो 2c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ खाली ध्यान देना, जो स्क्वायर करके एक सिंगल लाइन वाला आया था, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको बाद में फिर से यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट तो हो गया इक्वेशन 1, फिर से इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तुम लोग ये भी कर सकते हो कि इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो, तो भी चलेगा।
जो स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करने के बाद सिंगल लाइन वाला दिख रहा है बिना फ्रैक्शन वाला, उसको क्या करना है, इक्वेशन 1 मान लेना, क्योंकि उसको वापस यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। हाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2 हुआ, तो फिर क्यू स्क्वायर को क्यू ही क्यों डिस्कस? नहीं, अब देखो तुम ऐसा बोल रहे हो कि जैसे कि 100 है, उसको तुम मान लो डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो 100 को डिवाइड कर रहे हो 10 से तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 10 100। ये बात समझ में आया? अब तुम इसका पी स्क्वायर का पी लिखोगे, मतलब 10 लिखोगे, 10 को डिवाइड करोगे 10 से, तो क्या इसी का रूट आ जाएगा यहाँ पे? तुम यहाँ पे अगर क्यू लिखना चाहोगे तो क्यू इज़ व्हाट, इसी का रूट। क्यू क्या है, क्यू स्क्वायर का रूट है ना, तब ना क्यू आया। अरे स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। 2q स्क्वायर को जैसा वैसा लिख दिए, यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू को उठाओ तो हो जाएगा 2c स्क्वायर, मतलब 2 का वैल्यू को इसमें पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 करना है एक तरह से। बट ऐसा इस तरह से मत करना, जैसे बनाए थे इससे पहले वैसे ही बनाना है, शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, फिर इसको काट देना तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 को इधर लेके आना तो q स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो q को भी डिवाइड करेगा 2, तो क्या इसमें c लिख देंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ और आ सकता है, तो क्या ले लेंगे d। तो यहाँ से q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2d। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। 2 और 3 से हम लोग बोल सकते हैं कि p का और q का दोनों का सेम एक सिमिलर फैक्टर है, क्या 2 है इस केस में, दोनों का एक सिमिलर फैक्टर है 2। अगर सिमिलर फैक्टर है तो कोप्राइम का मतलब तो सिमिलर फैक्टर 1 ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बट यहाँ मिल गया, अगर मिल गया तो इसका मतलब ये लोग कोप्राइम नहीं है, ये लोग कोप्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो हेंस ये रैशनल नंबर है, प्रूव। समझ में आ गया पूरा चीज़? ठीक। इरेशनल, इस पर देखो एक चीज़ कंफर्म है, एक चीज़ पता है पहले से कि √5 क्या है, इरेशनल है। प्रूव करना ये पूरा इरेशनल है, बस इतना। सो स्टार्ट वहीं से होगा, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल, ये कर दिए पहले। फिर क्या करेंगे, 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर व्हाट, कोप्राइम्स। सही है। अब क्या करना, इसमें जो √5 है, यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया, इजी है। इसका जो √5 है उसको अकेला कर देना, जैसे हम लोग x को अकेला करते थे वैसे ही √5 को अकेला कर देना। तो क्या आएगा पहले, तो आएगा 2 √5 इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 3, यह आएगा। फिर √5 कैसे होगा, तो √5 इक्वल्स हो जाएगा 1/2 p बाई क्यू माइनस 3, यही होगा। एक चीज़ आप बताओ, ये p बाई क्यू को हम लोग क्या माने थे, p बाई क्यू को क्या माने थे, ये p बाई क्यू क्या है, रैशनल है कि इरैशनल? रैशनल, रैशनल और माइनस 3 क्या है, रैशनल। रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल। तो ये भी है पूरा क्या आ गया, ये पूरा रैशनल नंबर है। 1/2 क्या है, रैशनल, तो रैशनल इंटू ये रैशनल क्या हो जाएगा, रैशनल, मतलब ये पूरा क्या आ गया, रैशनल। अगर इधर वाला रैशनल तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, इधर वाला भी क्या होना चाहिए, रैशनल। बट हमको पता है कि ये √5 क्या है, इरैशनल, मतलब हम लोग का पूरा अजम्पशन रॉन्ग था। 3 + 2 √5 इरैशनल होगा, खत्म। समझ में आया? वंस मोर, इतना तक समझ में आ गया था कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। बट इस तरह का क्वेश्चन में एक चीज़ अंडरस्टूड होता है कि जितना भी √2 √3 √5 √7 ये सब नंबर क्या है, इरैशनल है, हम लोग को अंडरस्टूड है, पता है पहले से, ठीक है। तो ये तो रैशनल निकल गया, जबकि जो कि रॉन्ग है, ये तो इरैशनल है, हम लोग को पता है। अगर ये इरैशनल है मतलब ये पूरा ही इरैशनल होगा। और अगर ये इरैशनल का कैसे हो सकता है, अगर ये वाला पार्ट रैशनल नहीं होता तो मतलब शुरू से ही हम लोग का क्या है, असम्पशन रॉन्ग है, खत्म, ये कर देना है। समझ में आ गया, सार समझ में आ गया। अब लिखना तरीका देख लो, एज, खाली ये लिखना, एज 1/2 p बाई क्यू माइनस 3 इज रैशनल, देयरफॉर √5 मस्ट बी a rational number. But we know √5 is irrational, ठीक है। Therefore our assumption is wrong, that 3 + 2 √5 यही था ना, हाँ, is rational, hence 3 + 2 √5 is irrational, प्रूव्ड, बस खत्म। 3 का 1 है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरैशनल। वही करेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल, तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर व्हाट, कोप्राइम्स। उसके बाद √2 को अकेला करना था और ऊपर रखना था,
रूट 2 का अकेला करना था और ऊपर रखना था, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 2/1 लिख देंगे, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 को √2/1 लिखे तो ये Q/P हो गया। अब Q/P क्या है, क्लियरली रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, तो रूट 2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, तो रूट 2 रैशनल नंबर हो नहीं सकता, मतलब एजम्पशन रॉन्ग है, तो बोलेंगे क्लियरली Q/P इज ऑल्सो रैशनल, देयरफॉर रूट 2 मस्ट बी रैशनल, बट वी नो रूट 2 इज irrational, therefore our assumption is wrong, that 1/√2 is rational, hence 1/√2 is irrational, proved। नेक्स्ट यहाँ पे 7√5, यहाँ पे वही करेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7√5 इक्वल्स टू P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम्स, तो यहाँ पे हम लोग √5 को अकेला करेंगे और P और Q जैसा है वैसा ही रहेगा, खाली 7 आ जाएगा नीचे, P/7Q हो जाएगा, तो बोलेंगे क्लियरली P/7Q is also rational, therefore √5 must be rational, but we know that √5 is irrational, our assumption is wrong that 7√5 is rational, hence 7√5 is irrational। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, जगह खाली चेंज कर दिए, √2 है यहाँ पे, 6 + √2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट 6 + √2 इज रैशनल, फिर लिखेंगे 6 + √2 इक्वल्स टू P/Q, ये लाइन सेम, फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2, ये लिख देना, P/Q लिख देना, 6 को उधर भेज देना -6, इस तरह से, तो √2 अकेला हो गया, फिर बोलेंगे क्लियरली क्या, क्लियरली P/Q -6 is also rational, therefore √2 must be rational, but we know that √2 is irrational, therefore our assumption is wrong that ये वाला पूरा 6 + √2 is rational, hence 6 + √2 is irrational। खत्म एक्सरसाइज।